जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आथीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 20 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 20 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 20 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है तापीय, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक, चौथा ऑप्शन है घर्षण। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि घर्षण द्वारा जो कार्य होता है उसका क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग अपने दोनों हाथ के हथेली को आपस में रगड़ते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि सर यहाँ पे घर्षण होता है, और साथ ही कुछ देर रगड़ने के बाद क्या होता है तो गर्माहट फील होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दोनों हाथ के हथेली को रगड़ रहे हैं तो वहाँ पे घर्षण के दौरान जो किया गया कार्य है वो किस में बदल जा रहा है? तो आप कहेंगे सर गर्माहट में बदल जा रहा है, मतलब वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और ऊष्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं तो गुरुजी ताप भी कहते हैं। मतलब साफ है कि जो घर्षण द्वारा किया गया कार्य होगा वो किस में बदल जाएगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगा। और इसी ऊष्मा ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा कहते हैं। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमेशा आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है वो लॉस नहीं होता है बल्कि वो किस में परिवर्तित हो जाता है तो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है गर्माहट फील होती है। और ऊष्मा ऊर्जा को ही क्या बोला जाता है तो गुरुजी तापीय ऊर्जा बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा आपका कोई भी हो उसका यूनिट क्या होगा तो सर जूल ही होगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में नाभिकीय भी दिया हुआ है, तो क्या नाभिकीय ऊर्जा भी होती है? बिल्कुल सर। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो नाभिकीय ऊर्जा होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, ये दो तरीके से उत्पन्न की जा सकती है। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये दो तरीके से उत्पन्न की जा सकती है। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्र पहला तरीका होता है दो नाभिक को आपस में जोड़ करके। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब दो नाभिक आपस में जुटता है तो इसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जुटने से क्या होता है तो बहुत हाईली अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। मतलब साफ है कि जो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नाभिकीय ऊर्जा दो तरीके से उत्पन्न की जा सकती है, तो उसमें आपका पहला क्या होगा तो आप कहेंगे सर नाभिक को जोड़ करके, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर नाभिकीय संलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन कहेंगे। और दूसरा क्या होता है तो गुरुजी नाभिक को तोड़ करके, यानी कि जब एक बड़ा नाभिक क्या हो जाता है विखंडित हो जाता है तब भी क्या होता है तो सर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निष्कासित होता है। मतलब ये हुआ कि जो आपका दूसरा तरीका है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने का वो क्या है तो आप कहेंगे नाभिकीय विखंडन। क्या है सर? नाभिकीय विखंडन। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि संलयन का मतलब होता है जुड़ना, तो जहाँ भी नाभिकीय संलयन लिखा हुआ रहेगा तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे दो नाभिक आपस में जुट रहे होंगे। और विखंडन का मतलब होता है टूटना, तो आप सभी क्या कहेंगे कि जब कोई बड़ा नाभिक टूट जाता है तब उससे भी क्या होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन होता है। और हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो नाभिकीय ऊर्जा है इसको दो तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है, पहला नाभिकीय संलयन और दूसरा हमारा नाभिकीय विखंडन। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में रासायनिक भी दिया हुआ है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी भी केमिकल में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या किसी भी केमिकल में जो ऊर्जा रहती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में तो घर्षण भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र घर्षण के बारे में भी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया है कि घर्षण क्या है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये एक प्रकार का संपर्क बल है। क्यों संपर्क बल है? तो घर्षण तभी उत्पन्न होगा जब दो वस्तु आपस में क्या होंगे? संपर्कित होंगे, यानी कि आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे।
और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि घर्षण कैसे उत्पन्न होता है, तो घर्षण सतह के रुखरापन के चलते उत्पन्न होता है और डिपेंड भी किस पे करता है, तो सरफेस के रफनेस पे करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सतह का रुखरापन ज़्यादा है तो वहाँ पे घर्षण क्या होगा सर, ज़्यादा होगा, और कोई सतह आपका मुलायम है यानी कि चिकना है तो वहाँ पे घर्षण क्या होगा, कम होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। ऑप्शन दिया हुआ है बल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है गति, चौथा ऑप्शन है दबाव। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग बल की बात करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ये प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है। आप कहेंगे सर हम लोग कैसे सीखेंगे कि बल जो है वो प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है। तो मेरे मित्र, जब आप अपने हाथ को हवा में कुछ इस तरह से कर रहे होते हो, तो यहाँ पे आप किस पे बल लगा रहे हो? आप कहेंगे सर किसी पे भी नहीं, हम लोग हवा में अपने हाथ को हिला रहे हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया को अगर आप किसी चीज़ पे रिपीट करो, जैसे कि मान लो हम इस बोर्ड पे इस प्रक्रिया को रिपीट कर रहे हैं, तो आप सभी खट से क्या कहेंगे कि गुरुजी आपके हाथ के द्वारा बोर्ड पे बल लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बल है ये तभी उत्पन्न होगा जब दो वस्तु आपस में क्या होंगे, तो सर इंटरेक्ट होंगे। और हम लोग कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जब तक दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक बल उत्पन्न नहीं होगा। मतलब साफ है कि बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऑप्शन ए में ही क्या दिया हुआ है, बल दिया हुआ है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ दे ये बताओ कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है, बल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बल का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। और मेरे मित्र, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जो बल का परिभाषा है, बल का जो परिभाषा है ये न्यूटन के किस गति नियम से आता है, तो आप कहेंगे कि बल का परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। किस नियम से मिलता है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। और भाई मेरे, आप सभी जो बल इक्वल टू यानी कि F इक्वल टू ma लिखते हो, तो ये जो बल के लिए इक्वेशन है ये आपको कहाँ से मिलता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को बल के लिए व्यंजक मिलता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बल की परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता है, जबकि लिए बल के लिए जो आप इक्वेशन लिखते हो F इक्वल टू ma, ये आपको कहाँ से मिलता है? तो गुरुजी ये न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले ये बताओ कि बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बल का बीमीय सूत्र mL/-2 होता है। और अगर कोई ये पूछ दे कि बल किस प्रकार की राशि है, आप सरल शब्दों में कहेंगे कि बल जो है वो एक प्रकार की सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में वेग भी दिया हुआ है, तो भाई मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेग भी क्या है आपका? आप कहेंगे सदिश राशि है। और विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुजी वेग कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा? तो आप कहेंगे कि इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा सर मीटर पर सेकेंड। और साथ ही सीजीएस यूनिट क्या होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में गति भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग गति की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है तब वो वस्तु किस में कहलाएगा? गति में कहलाएगा। और अगर वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है तब वस्तु आपका किस में कहलाएगा? आप कहेंगे विराम में कहलाएगा, यानी कि रेस्ट में कहलाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में दबाव भी दिया हुआ है, तो भाई मेरे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसी को क्या बोला जाता है? दाब बोला जाता है या फिर प्रेशर बोला जाता है। और ध्यान में रखेंगे प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? F/A होता है। ध्यान दीजिएगा कि फोर्स का यूनिट क्या लिखते हैं? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या लिखते हैं? तो सर मीटर स्क्वायर। और हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है? तो गुरुजी इसी को पास्कल बोला जाता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? PA से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है मीटर, दूसरा ऑप्शन है हर्ज, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड। बताइए नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कई दफ़ा हम लोगों ने याद करा है कि आवृत्ति की जो एसआई यूनिट होती है, ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसका एसआई यूनिट होता है हर्ज, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति हम लोग बोलते किसको हैं? तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी किसी भी कण के द्वारा 1 सेकेंड में जितना कंपन किया जाता है वही उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। और ध्यान में रखेंगे कि आवृत्ति को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यू इक्वल टू हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं? 1/T। टी क्या है यहाँ पे? तो आप कहेंगे कि गुरुजी टी जो है ये आवर्तकाल है। क्या है? आवर्तकाल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। और हम सभी क्या कहते हैं कि जो आवृत्ति होता है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे क्या कि आवृत्ति क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे कि आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, दोहराव, यानी कि किसी भी कण के द्वारा 1 सेकेंड में जितना कंपन किया जाता है वही उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। और हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं? न्यू इक्वल टू 1/T। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो आप कहेंगे हर्ट्ज होता है। भाई मेरे आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। आप क्या कहेंगे? हर्ट्ज। सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जरा सा ये बताओ कि जो ध्वनि तरंग है ये किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है, तब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अनुदैर्घ्य तरंग का जो गमन होता है, अनुदैर्घ्य तरंग का जो गमन होता है, यानी कि जो ध्वनि तरंग एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो किस रूप में जाती है? तो आप सभी याद रखेंगे संपीड़न और विरलन के रूप में जाती है। किस रूप में जाती है? तो संपीड़न और विरलन के रूप में जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बोलते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ध्वनि तरंग क्या है? तो एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग का गमन कैसे होता है? संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो मीटर भी दिया हुआ है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लंबाई का यूनिट क्या होता है? आप कहेंगे मीटर होता है। आप कहेंगे सर अगले ऑप्शन में न्यूटन दिया हुआ है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बल का यूनिट क्या होता है? आप कहेंगे न्यूटन होता है। साथ ही आप कहेंगे सर हमारे अगले ऑप्शन में मीटर प्रति सेकेंड है, तो भाई मेरे स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या डैश होगी। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 39, तीसरा ऑप्शन है 19 और चौथा ऑप्शन है 58। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसका द्रव्यमान संख्या 39 है। ये पूछा जा रहा है कि पोटेशियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। आप क्या कहेंगे? गुरुजी आसानी से बन जाएगा। कैसे? तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पोटेशियम की जो परमाणु संख्या है, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? आप सभी कहेंगे सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 19 है और साथ ही साथ इसका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो गुरुजी एटॉमिक मास दिया हुआ है 39। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, यानी कि n इक्वल टू व्हाट। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी परमाणु संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो किसके बराबर होता है? आप कहते हैं प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो गुरुजी Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी Z इक्वल टू होता है P। तो भाई मेरे यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पोटेशियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे 19 होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 19 हो गई। भाई मेरे आप ये बताओ कि किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है, एटॉमिक मास होता है, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप कहेंगे सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एटॉमिक मास को हम लोग यानी कि द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट करते हैं।
और आपने कई दफ़ा बताया है कि किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संख्या के योग के बराबर होता है। आप कहेंगे सर अब तो क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में ए कितना है यानी कि द्रव्यमान संख्या कितना है, आप कहेंगे सर 39 है। प्रोटॉन की संख्या तो सर 19, और क्या निकालना है आपको, न्यूट्रॉन की संख्या। क्या हो जाएगा, तो गुरुजी n इक्वल टू हो जाएगा 39 माइनस 19 यानी कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, दूसरा ऑप्शन है फोकस पर, तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, चौथा ऑप्शन है अनंत पर। बताइए ना बनेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। आप सभी क्या कहेंगे, कई दफ़ा हम लोगों ने याद करा है कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब का नेचर कैसा होता है, तो आप कहते हैं सर वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और प्रतिबिंब का जो शेप होता है यानी कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के बराबर होता है। तो आप बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो और भी अलग अलग प्रतिबिंब की स्थिति दी हुई है, ये बताओ कि हमारे ऑप्शन में जो अलग अलग प्रतिबिंब की स्थिति दी हुई है इसके लिए अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या होगा। तो मेरे मित्र इसको भी समझ लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, प्रतिबिंब स्थिति लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, प्रतिबिंब स्थिति लिख लेते हैं, और इधर हम लोग क्या लिख लेते हैं, वस्तु स्थिति लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग किस में देख रहे हैं, तो सर अवतल दर्पण में देख रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। आपके पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो गुरुजी पहले ऑप्शन में दिया हुआ है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो हमेशा ध्यान में क्या रखना है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कब बनेगा, तो जब वस्तु जो है वो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब के इस स्थिति के लिए अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा। आप कहेंगे सर हमारे अगले ऑप्शन में दिया हुआ है फोकस पर, यानी कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है फोकस पर। तो ये बताओ कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस पर कब बनेगा। तो भाई मेरे बड़ा ही सरल है, अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी तो उसके लिए वस्तु स्थिति क्या होगी, तो सर अवतल दर्पण के सामने अनंत पे होगी, अवतल दर्पण के सामने अनंत पे होगी। आप कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में यानी कि चौथे ऑप्शन में अनंत पर दिया हुआ है, यानी कि ये बताओ कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब अनंत पे कब बनेगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे होगा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब स्थिति अनंत है तो अवतल दर्पण में इसका वस्तु स्थिति क्या होगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पे होगा। क्या होगा, वस्तु फोकस पे होगा। तो आप ये 3 पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। क्या आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तब होगी जब क्या होगा, तो गुरुजी अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा हुआ होगा। और साथ ही अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर तब होगी जब वस्तु जो है वो अवतल दर्पण के सामने अनंत पे होगी। और तीसरा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर तब होगी जब वस्तु जो है वो अवतल दर्पण के कहाँ पे होगा, तो सर फोकस पे होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है।
ऑप्शन दिया हुआ है शिराओं, दूसरा ऑप्शन है हड्डियों, तीसरा ऑप्शन है उपास्थियों और चौथा ऑप्शन है स्नायुओं। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण, जो कि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। मेरे मित्र, आप सभी जब आप अपने कान को इस तरह से मोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? तो गुरुजी ये मुड़ जाता है। आप सभी क्या कहते हैं कि सर हमारा जो कान है उसकी जो संरचना है वो उपास्थि से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? उपास्थि से बनी हुई है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके कान की जो संरचना है वो किससे बनी हुई है? उपास्थि से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। और उपास्थि क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसका नेचर कैसा होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है। और साथ ही क्या होता है? तो गुरुजी ये लचीला होता है। क्या होता है? लचीला होता है। और इसीलिए हम कानों को मोड़ते हैं तो क्या होता है? मुड़ जाता है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण, जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। आप कहेंगे उपास्थि के उपस्थिति के कारण हमारे कान को क्या किया जा सकता है? तो सर मोड़ा जा सकता है। आप बताओ कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी उपास्थि जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि ये जो उपास्थि है ये किस प्रकार का संयोजी ऊतक है, या फिर क्या संयोजी ऊतक के प्रकार भी होते हैं क्या? ऑब्वियसली मेरे मित्र, और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग संयोजी ऊतक की बात करते हैं, जब हम लोग संयोजी ऊतक की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? आप याद रखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है वास्तविक संयोजी ऊतक। पहला क्या होता है? वास्तविक संयोजी ऊतक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो सर इसके अंतर्गत एडिपोज टिश्यू आ जाता है, जिसको हम लोग वसा ऊतक बोलते हैं। वसा ऊतक भी क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक ही है। साथ ही साथ व्हाइट टिश्यू आ जाता है, जिसको हम लोग श्वेत ऊतक बोलते हैं। साथ ही साथ जो एरोलर टिश्यू है, जो एरोलर टिश्यू है जिसको हम लोग वायु ऊतक बोलते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आ जाता है? तो गुरुजी वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आ जाता है। और साथ ही जो टेंडन है, जिसको हम लोग हिंदी में कंडरा बोलते हैं, ये भी क्या है? तो सर वास्तविक संयोजी ऊतक का ही प्रकार है। और साथ ही साथ जो लिगामेंट है, जिसको हम लोग हिंदी में स्नायु बोलते हैं, ये भी क्या है? तो सर वास्तविक संयोजी ऊतक के ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि संयोजी ऊतक का जो अगला प्रकार होता है वो होता है कंकाली संयोजी ऊतक। क्या होता है? कंकाली संयोजी ऊतक, जिसको हम लोग स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है आपका उपास्थि, जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, और दूसरा होता है आपका अस्थि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोन कहते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो उपास्थि है ये कंकाली संयोजी ऊतक का प्रकार है। उपास्थि क्या है? कंकाली संयोजी ऊतक का प्रकार है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आपका तीसरा संयोजी ऊतक कौन सा होता है? तो तीसरा संयोजी ऊतक होता है आपका तरल संयोजी ऊतक। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। और मेरे मित्र, तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या होगा? आप कहेंगे रक्त हो जाएगा, यानी कि ब्लड हो जाएगा। और अब आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो संयोजी ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आपका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? एडिपोज टिश्यू, व्हाइट टिश्यू, एरोलर टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट। और कंकाली संयोजी ऊतक के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? उपास्थि और अस्थि। और जो आपका तरल संयोजी ऊतक होगा उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? आप कहेंगे रक्त आ जाएगा। मेरे मित्र, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका लिगामेंट है ये किससे किसको जोड़ता है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी लिगामेंट जो है वो बोन से बोन को जोड़ता है, यानी कि हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। और साथ ही जो आपका टेंडन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडरा बोलते हैं, ये किससे किसको जोड़ता है? तो आप याद रखेंगे कि टेंडन जो है ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। किससे किसको जोड़ता है? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में शिराओं भी दिया हुआ है, तो भाई मेरे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नस भी कहते हैं। और इससे क्या होता है? आप सभी कहते हैं रक्त प्रवाहित होती है। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में हड्डी भी दिया हुआ है। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछ लेगा कि ये बताओ कि हड्डी जो है वो किस प्रकार का ऊतक है? आप कहेंगे संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक में कौन सा संयोजी ऊतक? तो आप कहेंगे कंकाली संयोजी ऊतक है। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में स्नायु दिया हुआ है। तो भाई मेरे अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो आपका लिगामेंट है इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? स्नायु बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। ऑप्शन दिया हुआ है स्कैंडियम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इस चारों ऑप्शन में जो दिए गए तत्व हैं उसमें से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के चौथे आवर्त और दूसरे समूह में पाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि दिए गए तत्वों में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के चौथे आवर्त और दूसरे समूह यानी कि वर्ग 2 में पाया जाएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे बनेगा? मेरे मित्र आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसके बारे में जो भी बेसिक कंसेप्ट चाहिए था वे सभी मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है। ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला ऑप्शन क्या है, तो गुरुजी पहला ऑप्शन है स्कैंडियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है गुरुजी? 21 होता है। तो ज़रा सा आप हमको ये बताओ कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर जी इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 8 8 3, 8 2 10, 8 18 3 21। क्या देख रहे हैं? पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में कितना है सर? 3। और मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी तत्व के परमाणु में जितनी कक्षाएं होती है वो क्या बताता है? तो सर उसके आवर्त संख्या को बताता है। आप क्या देख रहे हैं कि स्कैंडियम में 4 कक्षा है, ये आवर्त सारणी के किस आवर्त में पाया जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये 4th पीरियड में पाया जाएगा, यानी कि चौथे आवर्त में पाया जाएगा। आप सभी को कहीं ना कहीं उम्मीद जग रहा होगा कि सर क्या ये वर्ग 2 में भी पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी परमाणु का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके वर्ग संख्या को निर्धारित करता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि स्कैंडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ये आपका किस वर्ग में जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो ग्रुप 3 में चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व आवर्त सारणी के चौथे आवर्त और दूसरे वर्ग में पाया जाएगा? आपका तो पहला ऑप्शन गलत हो गया सर। आप कहेंगे बिल्कुल। ध्यान देंगे, आपका दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम। मेरे मित्र कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी को मालूम होगा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 2 8 2 हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि इसमें 3 ही कक्षा है तो जाहिर सी बात है कि ये आवर्त सारणी के कितने आवर्त में पाया जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये तीसरे आवर्त में पाया जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको खोजना है कि चौथे आवर्त में कौन पाया जाएगा, जबकि ये देखने से ही लग रहा है ये तीसरे आवर्त में पाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी भी क्या हो गया सर? गलत हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है पोटेशियम। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, और जब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो हम लोग 2 8 8 1 लिखते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें भी 4 कक्षा है। क्या है? 4 कक्षा है। तो जाहिर सी बात है ये भी आवर्त सारणी के कितने पीरियड में पाया जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये भी 4th पीरियड में पाया जाएगा, चौथे आवर्त में पाया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 1। ये क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग संख्या को निर्धारित करता है, तो जाहिर सी बात है कि पोटेशियम जो है वो आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में पाया जाएगा, यानी कि ये आपका क्या है? वर्ग 1 का तत्व है। जबकि आपको क्या खोजना है? चौथे आवर्त और दूसरे वर्ग में कौन सा तत्व पाया जाएगा? आप कहेंगे सर ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चौथे आवर्त में तो मिलेगा लेकिन वर्ग 2 में जाएगा ये। आप कहेंगे सर अगला ऑप्शन है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर गुरुजी 20 होता है। इसके लिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2 8 8 2 लिखेंगे, 8 2 10, 8 18 2 20। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें कितना कक्षा है? आप कहेंगे 4 कक्षा है। तो ये आवर्त सारणी के किस पीरियड में पाया जाएगा? तो आप सभी कहेंगे सर ये चौथे पीरियड में पाया जाएगा, यानी कि चौथे आवर्त में पाया जाएगा। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। क्या हो जाएगा सर? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको निर्धारित करता है? वर्ग संख्या को निर्धारित करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका कैल्शियम है ये आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाएगा? आप कहेंगे दूसरे वर्ग में पाया जाएगा। भाई मेरे आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा था? क्वेश्चन करा जा रहा था कि डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कैल्शियम जो है वो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है सिरके का घोल, दूसरा ऑप्शन है नींबू का रस, तीसरा ऑप्शन है छाछ, चौथा ऑप्शन है बेकिंग सोडा घोल। बताइए नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एसिडिटी का मतलब होता है पेट में अम्ल की मात्रा का बढ़ जाना,
अच्छा ये कब होता है? तो जब कोई व्यक्ति तला भुना चीज़ या फिर तेल मसाला वाला चीज़ ज़्यादा खा लेता है तो क्या हो जाता है सर, उसको एसिडिटी की समस्या हो जाती है, यानी कि उसमें पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि ये ठीक कैसे होगा? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सबों ने पढ़ा है कि अगर पेट में अम्लता ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? तो किसी क्षारीय सब्सटेंसेस को पी करके, यानी कि किसी बेसिक नेचर वाले पदार्थों का सेवन करके। क्यों? क्योंकि आप सभी कहते हैं कि गुरुजी व्हेन द एसिड रिएक्टेड विथ बेस, व्हेन द एसिड रिएक्टेड विथ बेस देन दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म करता है? साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। और ये जो आपका अभिक्रिया होता है ये क्या कहलाता है? आप कहते हैं सर उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। भाई मेरे इसका मतलब ये हुआ कि एसिड को कौन काट देता है? तो आप कहेंगे बेस काट देता है। काहे? क्योंकि एसिड जैसे ही बेस के साथ रिएक्ट करता है ये क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या हो जाए तो उसको किस चीज़ का घोल पिलाना चाहिए या किस चीज़ का सेवन करवाना चाहिए? तो आप कहेंगे क्षारीय प्रकृति वाले पदार्थ का सेवन करवाना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि आपके कौन से ऑप्शन में क्षारीय प्रकृति वाला पदार्थ है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में सिरके का घोल। भाई मेरे सिरका में क्या रहता है? आप कहते हैं एसिटिक एसिड रहता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्षारीय पदार्थ का घोल पिलाना है, जबकि सिरके का घोल क्या हो जाएगा सर? अम्लीय हो जाएगा। ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नींबू का रस। क्या कहेंगे कि गुरुजी नींबू में साइट्रिक एसिड होता है और ये भी क्या हो जाएगा? तो सर गलत हो जाएगा। तीसरा है छाछ। आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा। आपका चौथा है बेकिंग सोडा घोल। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में पढ़ाया है कि जो बेकिंग सोडा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खावर सोडा भी कहते हैं, इसका प्रकृति कैसा होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसका प्रकृति क्षारीय होता है, यानी कि ये बेसिक नेचर वाला होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित हो गया है, उसको अगर बेकिंग सोडा का घोल पिला दिया जाए तो उसको क्या मिलेगा सर? एसिडिटी से राहत मिल जाएगा, यानी कि एसिडिटी से वो छुटकारा पा लेगा। तो आप डिसाइड करो कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जरा सा ये बताओ कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी याद रखना NaHCO3 होता है। अच्छा इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। और हमेशा ध्यान में रखेंगे इसका नेचर कैसा होता है? तो गुरुजी क्षारीय होता है। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर व्यक्ति को बेकिंग सोडा के घोल से भी एसिडिटी ठीक न हो तब उसको क्या देना चाहिए? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देना चाहिए, जो कि क्या होता है? एंटासिड होता है, यानी कि वो किसका काम करता है? तो गुरुजी वो एसिडिटी को कम करने का काम करता है, यानी कि आपके पेट में जो अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसको कम करने का काम करता है। और ध्यान में रखेंगे कि जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये एंटासिड है। क्या है? एंटासिड है, यानी कि एसिड को काटने वाला पदार्थ है। तो ये कब दिया जाएगा? तो सर जब बेकिंग सोडा के घोल से उसको आराम नहीं मिलेगा तब हम लोग क्या करेंगे? तो सर उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का डोज दे सकते हैं, जो कि क्या है? एक प्रकार का एंटासिड है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। ऑप्शन दिया हुआ है मेथिलीन, दूसरा ऑप्शन है मिथाइल, तीसरा ऑप्शन है एथिल, चौथा ऑप्शन है एथिलीन। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। आप कहेंगे सर इसको कैसे समझेंगे? आसानी से समझ लेंगे। ध्यान दीजिएगा किसकी बात की जा रही है? तो गुरुजी हाइड्रोकार्बन की बात की जा रही है। अच्छा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना होता है उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा हाइड्रोकार्बन परिवार क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी बहुत सारे अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन कौन सा? तो सर एल्केन हो जाता है, एल्कीन होता है, एल्काइन हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है, कीटोन हो जाता है, एस्टर हो जाता है। दैट्स ऑल आर हाइड्रोकार्बन फैमिली। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन परिवार कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एल्केन हाइड्रोकार्बन फैमिली को डिस्कस कर लेते हैं और इसका थोड़ा सा हम लोग 2-4 एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं।
ध्यान दीजिएगा कि एल्केन फैमिली का जो पहला कंपाउंड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी मीथेन बोलते हैं। क्या होता है इसका केमिकल फार्मूला, CH4 होता है। दूसरा आपका क्या होता है, तो गुरुजी दूसरा इथेन होता है जिसका फार्मूला C2H6 हो जाता है। तीसरा आपका क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी प्रोपेन होता है और इसका फार्मूला C3H8 हो जाता है। और नेक्स्ट क्या है, तो गुरुजी ब्यूटेन है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो गुरुजी C4H10 हो जाता है। मेरे मित्र, इस क्वेश्चन को समझने के लिए इतना एग्जाम्पल ही काफ़ी है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब के सब क्या हैं, तो गुरुजी एल्केन फैमिली के सदस्य हैं, यानी कि एल्केन परिवार के सदस्य हैं। एल्केन क्या है, तो आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे हमको क्या देखना है कि जो प्रत्येक सदस्य है वो अपने पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग हो रहा है। तो जरा सा ध्यान देंगे इसके सूत्र पे। आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका मीथेन है इसमें 1 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है, तो गुरुजी 4 है। और जो आपका इथेन है इसमें 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है, 6। तो आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी मीथेन से इथेन में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कितना ज़्यादा है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन ज़्यादा है और साथ ही साथ यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक इसी तरह से अगर आप तुलना करें प्रोपेन और इथेन की, तो क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी कितना का डिफरेंस है, तो सर CH2 का डिफरेंस है। और अगर यही तुलना हम ब्यूटेन और प्रोपेन के साथ करें तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर सेम चीज़ है, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 8 कार्बन, सॉरी यहाँ पे 8 हाइड्रोजन और यहाँ पे 10 हाइड्रोजन। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 1 कार्बन और साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन का ही अंतर है। मतलब ये देख रहे हैं हम लोग कि हाइड्रोकार्बन फैमिली के प्रत्येक सदस्य अपने पिछले सदस्य से CH2 से क्या हो रहा है, तो सर अलग हो रहा है। और भाई मेरे, इसी CH2 को हम लोग क्या कहते हैं, मैथिलीन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, मैथिलीन समूह कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने पिछले सदस्य से, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने पिछले सदस्य से मैथिलीन समूह द्वारा अलग होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड CH2 द्वारा अलग होता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे अगले ऑप्शन में मिथाइल भी दिया हुआ है, तो ये बताओ कि मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई मेरे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मिथाइल का फॉर्मूला होता है CH3। क्या होता है, CH3। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो एथिल भी दिया हुआ है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इथाइल पढ़ते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5 होता है। आप कहिएगा कि सर ऑप्शन में तो एथिलीन भी दिया हुआ है, तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे एथिलीन का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे C2H4 होता है। क्या होता है, C2H4 होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से किसको पानी में घोलने पर जिप्सम प्राप्त होता है। मेरे मित्र, पहले आप ये बताओ कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइहाइड्रेट कहते हैं। ज़रा सा आप हमको ये बताओ कि अगर जिप्सम को गर्म किया जाए, जिप्सम को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो सर इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी जब जिप्सम को गर्म किया जाता है इसमें जो 2H2O पानी है इसका आधा पानी उड़ जाता है और ये क्या बना देता है। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये CaSO4 हाफ H2O बना लेता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमीहाइड्रेट कहते हैं। और यही हमारा किस नाम से जाना जाता है, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जब आप जिप्सम को गर्म करते हैं तब इसका आधा पानी उड़ जाता है
और ये किस में बदल जाता है? तो गुरुजी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में, यानी कि CaSO4 हाफ H2O में बदल जाता है, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि आपके ऑप्शन में जो अलग अलग यौगिक दिए गए हैं उसमें से किसको पानी में घुलाने पर फिर से आपको जिप्सम प्राप्त हो सकता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब यहाँ पे जिप्सम को गर्म करके हम उसका पानी हटा दे रहे हैं तो हमको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिल रहा है, और इसी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अगर हम लोग क्या करेंगे फिर से, यानी कि अगेन पानी में घुला देंगे, अगेन क्या करेंगे पानी में डिसॉल्व कर देंगे, घुला देंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। मेरा मकसद इतना कंसेप्ट देने का सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब जिप्सम को गर्म किया जाएगा, जब जिप्सम को बहुत तेजी से गर्म किया जाएगा तब ये किस में बदल जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाएगा। और जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को फिर से पानी में घुला दिया जाएगा तब ये फिर से किस में बदल जाएगा? जिप्सम में बदल जाएगा। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर अब तो सीधे समझ में आ गया, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है इसका यूज़ किसके द्वारा किया जाता है? तो सर चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। किसी का हाथ पैर वगैरह टूट जाता है तो उसका प्लास्टर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो आप कहते हैं सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और उसी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फार्मूला CaSO4 हाफ H2O। ध्यान में रखेंगे कि POP का यूज़ न सिर्फ मेडिकल में होता है, यानी कि चिकित्सा विभाग में होता है, इसका उपयोग मूर्तिकार के द्वारा भी किया जाता है, यानी कि जो लोग मूर्ति बनाते हैं वो भी क्या करते हैं? तो POP का यूज़ करते हैं। साथ ही इसका उपयोग मकानों के सजावट करने के लिए भी किया जाता है, अलग अलग नक्काशी बनाने के लिए भी किया जाता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 0.5 वाट। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई 10 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक है जो अपने प्रारंभिक अवस्था से चलना प्रारंभ करता है और 20 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की गति तक वो बढ़ता है। आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि 0 से 20 सेकंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में तो आपसे औसत ऊर्जा पूछा जा रहा है, लेकिन ऑप्शन क्या दे रखा है? तो सर ऑप्शन में जो यूनिट दिया हुआ है वो शक्ति का दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? औसत शक्ति निकालेंगे। आप कहेंगे सर औसत शक्ति कैसे निकलेगा? तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक 10 kg का ब्लॉक है। मान लीजिए कि सर ये 10 kg का ब्लॉक है और ये जो है अपने आरंभिक अवस्था से चल रहा है। तो कोई भी वस्तु अगर आरंभिक अवस्था से चलेगा तो उसका वेग क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी उसका जो प्रारंभिक वेग हो जाएगा वो हो जाएगा 0। मतलब क्या? ये जो 10 kg का ब्लॉक है इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। और फिर क्या कहा जा रहा है कि 20 सेकंड बाद, आफ्टर 20 सेकंड, इसका जो वेग हो जाता है वो कितना हो जाता है? तो गुरुजी ये 2 मीटर पर सेकंड तक बढ़ जाता है, यानी कि इसका अंतिम वेग जो है वो 2 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। कितना देर में? तो सर 20 सेकंड में। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि इसका औसत शक्ति कितना होगा, औसत शक्ति कितना होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी शक्ति पूछे या फिर औसत शक्ति पूछे? हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा में व्यय की दर को क्या बोला जाता है? शक्ति बोला जाता है। तो सवाल ये है कि यहाँ पे कौन सा ऊर्जा होगा? तो चला यहाँ पे जो ब्लॉक है वो क्या है? गतिमान है, और किसी भी वस्तु के गति के चलते कौन सी ऊर्जा होती है? आप कहेंगे गतिज ऊर्जा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो हमारा औसत शक्ति होगा वो क्या होगा? तो गुरुजी गतिज ऊर्जा में दर हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा अब बटा क्या होगा? आप कहेंगे समय हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी वेग कितना मानेंगे? तो भाई मेरे ये जो ब्लॉक है ये 0 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है और 2 मीटर पर सेकंड तक ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? यानी कि डेल भी कितना होगा? तो आप कहेंगे सर v माइनस यू हो जाएगा। अंतिम वेग कितना? 2 और प्रारंभिक वेग 0। तो आपका वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? आप कहेंगे सर 2 मीटर पर सेकंड ही हो रहा है। अगर हम ये नहीं भी करते तो हमको यहाँ पे ये पता चल गया था। ध्यान दीजिएगा कि गतिज ऊर्जा कितना लिखते हैं हम लोग? तो आप कहेंगे सर हाफ mv²। तो हाफ तो लिखेंगे ही लिखेंगे। m के जगह क्या होगा? तो गुरुजी ब्लॉक का द्रव्यमान है 10 kg, तो लीजिए गुना 10 कर दिए,
और वेग कितना होगा, तो सर वेग तो 2 मीटर पर सेकंड लेना है। v स्क्वायर होता है तो सर 2 दूना 4 हो जाएगा, तो गुना 4 अब बटा क्या हो जाएगा, तो सर जी समय कितना है, तो सर 20 सेकेंड, तो बटा 20, 2 5 10, 5 का कितना होगा 20, 20 बटा 20, दोनों क्या होगा सेटल हो जाएगा। और आप बताइए कि औसत शक्ति कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 1 वाट। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 1 वाट दिया हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में 1 वाट दिया हुआ है, तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है संवेग, दूसरा ऑप्शन है बल, तीसरा ऑप्शन है वेग, चौथा ऑप्शन है जड़त्व। मेरे मित्र क्वेश्चन को आप इस तरह से समझिए। क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध मतलब क्या, विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। आप कहेंगे सर आंसर भी हमको मालूम चल गया है, तो सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है 10 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 50 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 5 एम्पियर और चौथा ऑप्शन है 100 एम्पियर। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पीछे के सेशन में सॉल्व करवाया है। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में विभवांतर कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे सर वोल्टेज दिया गया है, वही वोल्टेज आपका क्या है, तो सर विभवांतर है कितना, तो सर 220 वोल्ट है। साथ ही मोटर की शक्ति कितनी है, तो गुरुजी 1100 वाट दिया हुआ है। क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा कितना होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में P = VI का फॉर्मूला बताया है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका पावर कितना है, यानी कि शक्ति कितना है, आप कहेंगे 1100 वाट। विभवांतर कितना है 220 वोल्ट। क्या निकालना है, विद्युत धारा। तो I = क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1100 बटा 220, E0 इसके साथ सेटल हो जाएगा, 22 5 क्या हो जाएगा 110, यानी कि धारा आपका कितना होगा 5 एम्पियर। और सही ऑप्शन आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल ये भी, और कई बार मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है। आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है वाट, दूसरा ऑप्शन है किलोवाट, तीसरा ऑप्शन है आपका किलोवाट घंटा, चौथा ऑप्शन है जूल। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसका कॉमर्शियल यूनिट आपके इस चारों ऑप्शन में से कौन सा है। आप कहेंगे सर आंसर हम लोग के माइंड में आ गया है, तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डॉबराइनर उन समय ज्ञात तत्वों से केवल डैश तरीकों को पहचान सके। ऑप्शन दिया हुआ है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 3। क्वेश्चन करा जा रहा है कि डॉबराइनर ने जो त्रियक नियम दिया था, तो अपने त्रियक नियम के आधार पर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से उन्होंने कितने त्रियक की पहचान करा था। आप कहेंगे सर ये कैसे बनेगा, आसानी से बन जाएगा। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये डॉबराइनर का त्रियक नियम क्या था। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डॉबराइनर ने तत्वों के गुणों को समझने के लिए क्या करा था, तो त्रियक नियम दिया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइड रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइड रूल कहते हैं इंग्लिश में। तो ध्यान में रखिएगा कि डॉबराइनर के त्रियक नियम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डॉबराइनर ट्राइड रूल बोला जाता है। अच्छा, इन्होंने अपने रूल में क्या बताया, इन्होंने अपने रूल में बताया कि अगर तत्वों को 3-3 करके समूह बनाया जाए, और जो 3-3 करके समूह होगा उसमें तत्वों को अगर बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा किनारे के दोनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा 3 तत्व बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा है और वो 3 तत्व A, B, C है, तो डॉबराइनर के ट्राइड रूल के अनुसार जो B का परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे के दोनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। यानी कि B का परमाणु द्रव्यमान A का परमाणु द्रव्यमान प्लस C का परमाणु द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि उन्होंने अपने इस नियम के बेस पे
उस समय तक ज्ञात तत्वों में 3 त्रियक की खोज की थी। कितने त्रियक की खोज की थी? 3 त्रियक की खोज की थी, यानी कि 3 ट्राइड का खोज किया था। आप कहेंगे ये 3 त्रियक कौन कौन सा था? तो मेरे मित्र इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना होगा, और वो ट्रिक क्या है? तो वो ट्रिक है लीना के कैसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने। आप कहेंगे कि गुरुजी इससे कैसे याद रहेगा? तो भाई मेरे इसी से याद रहेगा और किसी भी तरीके से याद नहीं रहेगा। आप कहेंगे कैसे? तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीना। तो लीना आप कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि गुरुजी Li लिखेंगे और Na लिखेंगे। तो हो गया सर, Li और Na मतलब लिथियम और सोडियम। लीना के, तो के को आप कैसे लिखेंगे? तो गुरुजी इसको हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं। ये क्या हो गया सर? के। तो जो आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, ये डॉबरेनर का क्या था? पहला ट्राइड था। आप कहेंगे सर दूसरा ट्राइड कैसे पता चलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कई सरबा। ध्यान देंगे, कई, इसके लिए हम लोग Ca लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर लिख लीजिए, जब याद ही कर रहे हैं तो कुछ लिख सकते हैं। तो कई के लिए हमने क्या लिखा? Ca लिखा। सर को हम लोग यहाँ पे SIR नहीं लिखेंगे सर, तब गड़बड़ा जाएंगे, SR लिख देते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? एस्ट्रोंटियम। तो आपका पहला कैल्शियम, दूसरा एस्ट्रोंटियम। अब तब बा को हम ऐसे लिख दे रहे हैं Ba। आप क्या कहेंगे? कैल्शियम, एस्ट्रोंटियम और बेरियम, ये क्या था? तो आपका जो डॉबरेनर है उसका दूसरा ट्राइड था। ध्यान देंगे आगे क्या बच रहा है? तो चल ब्रो आयोडीन लाने को आप गोली मार दीजिए, आयोडीन लाने नहीं जाना है सर। चल को आप यहाँ पे Cl लिख लेना, और ब्रो को आप Br लिख लेना। आयोडीन तो आप समझ ही रहे हैं कि सर उसका सिंबल I होता है, और यही तीनों क्या है? तो डॉबरेनर का ट्राइड है। इसी को क्या बोला जाता है? डॉबरेनर का त्रियक बोला जाता है। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि डॉबरेनर ने उस समय तक ज्ञात तत्वों में से कितने त्रियक की खोज की थी, तो आप कहेंगे 3 त्रियक की खोज की थी, जिसमें पहला था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा था आपका कैल्शियम, एस्ट्रोनिटम और बेरियम, तीसरा था आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कैसे याद रखना है? तो लीना के कैसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने। भाई मेरे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉबरेनर उन समय ज्ञात तत्वों से केवल डैश त्रिकों को पहचान सके। आप कहेंगे सर 3 गो त्रिक की पहचान कर पाए। तो सही आंसर आप सभी कहिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या करा जा रहा है आपसे? अरे आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। ऑप्शन दिया हुआ है केला, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है नारंगी, चौथा ऑप्शन है पपीता। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पौधा है जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है कि मेरे मित्र, जब आप किसी पौधे के एक भाग को काट कर दूसरे जगह लगा देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? फिर से एक नया पौधा मिल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आपका गुलाब है, तो गुलाब के किसी भी भाग को आप काट करके दूसरे जगह लगा देते हो तो क्या मिल जाता है आपको? तो फिर से गुलाब का पौधा मिल जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। आप क्या कहेंगे कि सर पहले ऑप्शन में दिया हुआ है केला, तो सर इसमें कायिक प्रवर्धन होता है। साथ ही दूसरे ऑप्शन में है गुलाब, इसमें भी होता है। तीसरे ऑप्शन में है नारंगी, सर इसमें भी होता है। और चौथे ऑप्शन में है पपीता। तो पपीता के अगर आप किसी भाग को काट करके दूसरे जगह लगा दोगे तो क्या आपको नया पपीता का गाछ मिल जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। पपीता का पेड़ जब भी होगा तो क्या होगा? तो सर पपीता के बीज से होगा। तो आप ही बताओ आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैकिड, दूसरा ऑप्शन है सीप ट्यूब, तीसरा ऑप्शन है जाइलम फाइबर और चौथा ऑप्शन है नलिकाएं। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, रेलवे थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा पूछ लिया है। जाइलम का कोई प्रकार नहीं होता है, जाइलम का कंपोनेंट होता है। और जो आप जाइलम की बात करते हैं ये क्या है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये पौधे का संवहन उत्तक है।
और जाइलम जो है मुख्यतः 4 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, या जाइलम के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला होता है ट्रैकिड्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वाहिनिकाएं कहते हैं। और फिर क्या होता है? तो फिर होता है गुरुजी जाइलम वेसल्स। फिर क्या होता है? जाइलम वेसल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग नलिकाएं कहते हैं, जाइलम नलिकाएं कहते हैं। और फिर क्या होता है? तो फिर होता है गुरुजी जाइलम फाइबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम तंतु कहते हैं। और फिर क्या होता है? तो गुरुजी फिर होता है जाइलम पेरेन्काइमा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम मृदुतक कहते हैं। और यही 4 क्या हैं? तो जाइलम के मुख्य भाग हैं, या आप कह सकते हो कि जाइलम के कंपोनेंट हैं। और आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है। इसको क्या पूछना चाहिए? इसको पूछना चाहिए कि निम्न में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है या फिर हिस्सा नहीं है। तो आप कहेंगे चलो सर अब जो पूछ लिया है तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप पढ़िए अपने ऑप्शन को। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रैकिड। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने भी लिखा है कि जाइलम में क्या होता है? ट्रैकिड्स होता है। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग हिंदी में वाहिनिकाएं कहते हैं। आपका दूसरा ऑप्शन है सिव ट्यूब। आप कहेंगे सर सिव ट्यूब का चर्चा आपने कहीं पे भी नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिव ट्यूब है वो जाइलम का हिस्सा नहीं है, जाइलम का प्रकार नहीं है। जबकि आपका तीसरा ऑप्शन है जाइलम फाइबर। आप कहेंगे सर ये चीज़ आपने लिखा है। और चौथा है आपका नलिकाएं। तो आप कहेंगे सर जाइलम वेसल्स भी आपने लिखा है। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, आप सभी के मन में खटक रहा होगा कि गुरुजी ये सिव ट्यूब किसका हिस्सा होता है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि कंपेनियन सेल और सिव ट्यूब दोनों ही फ्लोएम का हिस्सा होता है, यानी कि फ्लोएम ऊतक का हिस्सा होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 450 केजी, दूसरा ऑप्शन है 4.5 केजी, तीसरा ऑप्शन है 459 केजी और चौथा ऑप्शन है 45.9 केजी। बताइए नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की, ध्यान दीजिएगा कि जिस लड़की की बात की जा रही है उसका भार कितना दिया हुआ है? 450 न्यूटन। आपसे पूछा जा रहा है कि एकर द्रव्यमान कितना होगा, एकर मास कितना होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग आराम से क्या लेंगे? तो गुरुजी जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। और हम सबों को मालूम है कि भार को W से रिप्रेजेंट करते हैं और W इक्वल टू mg हो जाता है, जहाँ पे m क्या है? तो आप कहेंगे सर द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे जो m है वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे लड़की का द्रव्यमान हो जाएगा। चला भार कितना दिया हुआ है? तो 450 न्यूटन। मास तो निकालना ही है। गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 9.8। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 450 बटा 9.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 45.9 kg के आसपास आएगा। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, एकदम ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि 2O ऑक्सीजन के 2 डैश निरूपित करता है। ऑप्शन दिया हुआ है आयन, दूसरा ऑप्शन है परमाणुओं, तीसरा ऑप्शन है अणुओं और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। बताइए नहीं बनेगा? आप सभी कहेंगे सर आसानी से बन जाएगा। अगर आसानी से बन जाएगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे मित्र, साथ ही उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छा मालूम है शेयर तो आप लोग करेंगे नहीं। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।